हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रेरी। आज मैं आपको जीएस दृष्टि के भारतीय राज्य व्यवस्था के नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ और भी इसके पार्ट्स आएंगे। देखिए, इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मीन्स सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्र के माध्यम से और रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य देखकर जाएं, आपको निश्चय लाभ होगा। देखिए, जो स्टूडेंट ने पहले से पॉलिटी को पढ़ रखा है वह इस सीरीज को रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं। बस जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो भी ये लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही बेसिक से और बहुत ही अच्छे से सारे टॉपिक को कवर किया है। देखिए, अगर आप ये मेरा सीरीज देख के जाते हैं तो आपको ज़रूर इसमें बेनिफिट होगा। देखिए, आप खुद एग्जाम देकर आएंगे, खुद बताएंगे कि जितना मैंने इसमें पढ़ा है उससे सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, क्योंकि मेरा टारगेट यही है कि आपको कम टाइम में आपका जो आउटपुट हो वो मैक्सिमम हो। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप पॉलिटी पढ़ने जाएँ तो एक लक्ष्मीकांत जैसी मोटी बुक है जिसको आपको कंप्लीट करने के लिए 3 से 4 महीने चाहिए और आपको याद रखने के लिए मल्टीपल आपको रिविजन करना होगा। तो देखिए, और लेकिन अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, एग्जाम की डेट आपसे नज़दीक आ गई है। आप देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ गई है आरओ एंड एआरओ की, कल से इसका फॉर्म भरने का भी स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, इतना भी टाइम नहीं है कि हम 3 से 4 महीने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करें। नहीं, आप सिर्फ ये लेक्चर आप देख कर जाते हैं, ये पूरी सीरीज अगर आप देख कर जाते हैं तो आपको खुद देखेंगे जितने आपके पॉलिटी क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं ना, वहाँ से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप ये कर कर देखिए। मैंने कई बार फोकस बताया है कि आप रिविजन पर ज़्यादा फोकस करिए। ओके, आइए हम लोग देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। देखिए क्या है, भारत का संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान, संविधान निर्माण प्रक्रिया, भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर, गवर्नर जनरल वायसराय, संविधान के विभिन्न स्रोत, उद्देशिका या प्रस्तावना, अनुसूचियां एवं उनके विषय, शासन प्रणाली, राष्ट्रीय प्रतीक, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, वरीयता अनुक्रम, संसद, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, भारत की संचित निधि, राज्य कार्यपालिका, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल। आज हम पढ़ेंगे शक्तियों का पृथक्करण। देखिए, इतना मैंने सारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। तो जिन लोगों ने मेरी सीरीज नहीं देखी है वो आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं। जब आप खुद देखेंगे ना तो आप खुद लगेगा ये जो सीरीज है कितना मेरे लिए यूजफुल है। बस कुछ ही इसके लेक्चर आएंगे। मैं इतना चाहूँगी कि इसके ज़्यादा लेक्चर ना लेने पड़े, यानी कि 2 से 3 लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट कर दूं सारी पॉलिटी। अब सिर्फ 2 से 3 लेक्चर और आएंगे, कहने का मतलब ये है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। आज का टॉपिक है हमारा शक्तियों का पृथक्करण। देखिए, शक्तियों का पृथक्करण हमारा किस में किया जाता है? एक न्यायपालिका में किया जाता है, एक हमारा कार्यपालिका में किया जाता है, एक हमारा विधायिका के मध्य हम लोग शक्तियों का विभाजन करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है। अब आइए हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, न्यायपालिका का कार्य क्या है? न्यायपालिका का कार्य क्या है? विधि पर निर्णय की शक्ति क्या है? कोई विधि है उस पर निर्णय करने की शक्ति का अधिकार किससे है? वो न्यायपालिका न्यायपालिका की शक्ति का अधिकार, आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, जब हमने न्यायपालिका पढ़ा रहे थे तो हमने उसमें क्या देखा था? सर्वोच्च न्यायालय होता है, फिर उसके नीचे उच्च न्यायालय और फिर जिला न्यायालय। हम इन दोनों के बारे में डिटेल से पढ़े थे, ठीक है। तो अब दोबारा हम नहीं इसमें देख रहे हैं। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कार्यपालिका। देखिए, कार्यपालिका का जो हम है उल्लेख हमारे अनुच्छेद है, अनुच्छेद 52 से 78 तक है जो उसमें कार्यपालिका का इसमें क्या है उल्लेख किया गया है। इसमें कौन कौन से होते हैं? एक राष्ट्रपति होते हैं और एक होते हैं प्रधानमंत्री। देखिए, राष्ट्रपति कौन होते हैं? नाम मात्र का प्रमुख होते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री होते हैं ये वास्तविक प्रमुख होते हैं, क्योंकि ये चुन कर आते हैं। यानी क्या है, इनका जो निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष होता है, ठीक है, प्रत्यक्ष होता है। लेकिन अगर हम राष्ट्रपति की बात करें हम, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो चुने हुए होते हैं उन्हीं के द्वारा होते हैं। कहने का मतलब है जो हमने चुना, फिर जो चुने हुए लोग हुए हैं वही वो राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं।
ठीक है। तो देखिए कौन कौन उनमें भाग लेते हैं। एक लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन में कौन कौन सदस्य शामिल है, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ओके। देखिए इनका जो हमारा कार्यपालिका का कार्य क्या है, विधि या कानून के क्रियान्वयन की शक्ति करना। क्या करते हैं, विधि या कानून जो भी है उसकी क्रिया करने की शक्ति है किसके पास है, कार्यपालिका के पास है। देखिए प्रधानमंत्री वही बनते हैं जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होते हैं, उन्हीं में से किसी व्यक्ति को चुनकर प्रधानमंत्री बनाते हैं। जो लोकसभा का चुनाव की होता है तो उसमें बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही हम लोग क्या करते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति क्या होते हैं, निर्वाचन मंडल द्वारा ये निर्वाचित होते हैं। निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 के तहत इनका निर्वाचन किया जाता है, आप ऐसे समझ सकते हैं और पूछा गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्या है, विधायिका। विधायिका में कौन है, संसद। इसका संसद का जो उल्लेख है हमारे अनुच्छेद 79 से 122 तक इसका जो प्रावधान है किसका है, संसद का प्रावधान है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा। तो राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है, ध्यान में रखिएगा। कई बार मैंने आपको बताया है कि अनुच्छेद पूछ लिया जाता है। लोकसभा अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आता है। जैसे लोक ऐसे लिखते हैं तो लोक में एक की मात्रा है, तो आप 81 ध्यान रखें, एक हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना तो आपको राज्यसभा और लोकसभा के अनुच्छेद में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। क्या आपसे ये लगता है कि राज्यसभा का 81 है या लोकसभा का 81 है। तो मैंने बताया कि लोक में ये मात्रा होती है तो एक मात्रा आप ऐसे इसमें समझ सकते हैं, 81 में एक मात्रा होती है तो ये 81 किसका हो जाएगा, लोकसभा का। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा याद करने का आप जो भी है ना, आप थोड़ा सा किसी से रिलेट करके करते हैं ना तो आपको वो चीज़ हमेशा याद रहेगा। ठीक है, इसलिए परेशान मत होइए, आपको जैसे ही याद हो जाए आप बस याद करिए, कई बार रिवीजन करिए, वैसे याद हो जाएगा। देखिए राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन भी बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 सदस्य अधिकतम होते हैं और लोकसभा में अधिकतम सदस्य 550 सदस्य अधिकतम होते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। देखिए 550 सदस्य इसमें होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इसका जो विभाजन होता है एक है 530 में होता है और हमारे होते हैं किसमें 29 सदस्य में होते हैं। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो इसमें कितने सदस्य हैं, 543 सदस्य हैं, जिनमें से 524 सदस्य हमारे राज्यों से हैं और केंद्र शासित प्रदेश से हमारे कितने हैं, हमारे केंद्र शासित प्रदेश से हमारे हैं, आप देख रहे हैं 19 है, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप 19 से ध्यान में रखिएगा। एक सेकेंड सर, मैंने यहाँ 29 नहीं, यहाँ 20, जब आप खुद लगाइए, ये देखिए 30 20 550 हो जाएगा। ठीक है, वो क्या होता है ना, थोड़ा सा ह्यूमन एरर है, इसको आप ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा। ठीक है, तो 20 हमारे कहाँ से आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से और राज्यों से 530 सदस्य आते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए इसका आपने इसके कार्य क्या, संसद के जितने भी विधि निर्माण होते हैं या कानून निर्माण होते हैं या परिवर्तन करने की शक्ति किसमें होती है, संसद में होती है। किसमें होती है, संसद में होती है, आप ध्यान में रखिएगा। विधि या कानून निर्माण या परिवर्तन करने की शक्ति किसमें होती है, ये सब शक्ति संसद में होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप तीनों की शक्ति के बारे में आपने डिटेल से जान लिया है। देखिए अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक केंद्र राज्य संबंध। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, केंद्र राज्य संबंध। देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे, एक विधायी संबंध, एक प्रशासनिक संबंध, एक वित्तीय संबंध। ठीक है, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। देखिए जो विधायी संबंध है, संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 2 से 45 से 2 से 55 तक का इसमें उल्लेख किया गया है, किसका, विधायी संबंध का। देखिए अवशिष्ट विधायी शक्तियां संघीय संसद को प्रदान की गई है, आप ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे हेतु 3 सूचियों का प्रावधान है। ये सूची मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा।
देखिए, संघ सूची में 100 विषय आते हैं। कई बार पूछा गया कि संघ सूची या राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची में इन विषयों के बारे में आप ध्यान में रखिएगा। संघ सूची में 100 विषय आते हैं, राष्ट्र सूची में 62 विषय आते हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय आते हैं। आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, इन जो सूचियों का जो प्रावधान है हमारे, जब मैं आपको अनुसूची पढ़ा रही थी तब इसका जो वर्णन किया गया है 7वीं अनुसूची में किया गया है। ये भी कई बार पूछा गया है कि जो हमारी सूची है, सूचियों का जो वर्णन किया गया है या उनका जो प्रावधान है किस अनुसूची में है, तो आप क्या बताएंगे? 7वीं अनुसूची में किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, अनुच्छेद 249 क्या कहता है ये देखते हैं। राष्ट्र सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों का उल्लेख है। आप ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं प्रशासनिक संबंध। इसका भी हमारे किस में दिया गया? संविधान के भाग 11 के अंतर्गत 256 से 263 तक इसका उल्लेख किया गया है प्रशासनिक संबंध का। देखिए इसमें क्या है? संघ सरकार द्वारा कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण है। और ये अनुच्छेद याद रखेगा। अनुच्छेद 263 क्या कहता है? केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये आर्टिकल आप ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 263। ठीक है, यही आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है किस अनुच्छेद में किए कहा गया है? तो 263 में कहा गया है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं वित्तीय संबंध। संविधान के भाग 12 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, अभी पूछा गया है कि भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना अनुच्छेद 267(1) में कहा गया है। ये भी पूछा गया है, आप ध्यान में रखिएगा। राज्य की, ये भारत की थी, राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना का अनुच्छेद 267(2) में कहा गया है। वो भारत की थी, ये राज्य की थी। आप ध्यान में रखिएगा। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की व्यवस्था 275 आर्टिकल में या अनुच्छेद में मेंशन है। वित्त आयोग का गठन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 280 अनुच्छेद में किया गया। आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं आपात उपबंध। देखिए, आपात उपबंध से 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? राष्ट्रीय आपातकाल और क्या लगा और देखेंगे क्या है? राष्ट्रपति शासन कब लगता है, और वित्तीय आपातकाल कब लगाया जाता है, ये सब हम देखेंगे। देखिए, जब हम आपात उपबंध का हमारा क्या उद्देश्य है? जब हमें देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना हो, तब हम ये लगाते हैं। देखिए, इस स्थिति में क्या होता है? जब हमारा राष्ट्रीय आपात लगता है, इस स्थिति में जो केंद्र सरकार होते हैं वो सर्वशक्तिमान होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इसके अंतर्गत राज्य भी आ जाते हैं। यानी कि राज्यों का जो भी नेतृत्व करते हैं वो कौन करते हैं? वो केंद्र से ही होता है। यानी कि राज्य इसके नियंत्रण में आ जाते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, आपातकालीन उपबंधों का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है। राष्ट्रीय आपात की स्थिति में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाती है तथा सभी राज्य इसके नियंत्रण में आ जाते हैं। आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, आपात उपबंध का जो हमारे संविधान में प्रावधान है, ये किसमें किया गया? अनुच्छेद 352 से 360 तक का इसका जो उल्लेख किया गया। आप ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछा गया है। और हाँ, इसके भाग किसके अंतर्गत आता है? भाग 18 के अंतर्गत आता है। ये भी क्वेश्चन बना है, आप इस भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप देखिए, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आइए हम लोग एक करके देखते हैं। एक होते हैं हमारे राष्ट्रीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन, एक वित्तीय आपातकाल। देखिए, वित्तीय आपातकाल अब तक इसका एक भी बार प्रयोग नहीं हुआ, आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन हाँ, राष्ट्रपति शासन कई बार लग चुका है, आप ये भी लग चुका है। लेकिन हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये 3 बार लगा है। 3 बार कब लागू किया गया है? वर्ष 1962 में लगा है, वर्ष 1971 में लगा है, वर्ष 1975 में लगा हुआ है। आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, एक हमारा संविधान में संशोधन हुआ था, 40वें संविधान देखिए,
देखिए 40वें संविधान संशोधन 1978 में एक चेंज आया है हमारा। क्या है, पहले क्या था, आंतरिक अशांति। क्या था, आंतरिक अशांति था, उसकी जगह पर लाया गया है सशस्त्र विद्रोह। क्या लाया गया है, सशस्त्र विद्रोह लाया गया है, आप ध्यान में रखिएगा, ये एक चेंज किया गया है। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए 40वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रस्थापित किया गया, आप ध्यान में रखिएगा। पहले क्या था, पहले मूल संविधान में आंतरिक अशांति था। क्या था, आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता था, लेकिन अब क्या हो गया, सशस्त्र विद्रोह। आप ध्यान में रखिएगा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि पहले क्या था। अब आइए एक एक करके हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का आधार क्या होना चाहिए, बाह्य आक्रमण और युद्ध। यानी कि बाह्य आपातकाल किसको बोलते हैं, बाह्य आपातकाल क्या हो, या तो बाहर से आक्रमण हो या युद्ध हो, इस स्थिति में हमारे बाह्य आपातकाल होते हैं। या अगर सशस्त्र विद्रोह या युद्ध होते हैं तो उसको आंतरिक आपातकाल बोलते हैं, आप ऐसा ध्यान में रख सकते हैं। इसका जो उल्लेख है हमारा अनुच्छेद 352 में किया गया है, आप ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल का किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, 352 अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। अब आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए क्या है, इसको लगाने के लिए क्या चाहिए, संसद के दोनों सदनों द्वारा उद्घोषणा तिथि से 1 माह के भीतर अनुमोदन आवश्यक है, यानी विशेष बहुमत से इसको पारित करना चाहिए। इसका अनुमोदन आवश्यक 1 महीने के भीतर, आप ध्यान रखिएगा। फिर जब अगर लग जाए, अनुमोदन पश्चात 6 माह तक के लिए जारी होना चाहिए। और अगर इसको और बढ़ाना है तो फिर से हमें अनुमोदन करके 6 माह तक, 6 माह फिर बढ़ा सकते हैं, अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि एक बार में, कहने का मतलब अगर एक बार लग गया है तो 6 माह तक लगेगा, 6 मंथ तक लगेगा। फिर हमें संसद में, दोनों सदनों में फिर इसको अनुमोदन के लिए भेजना पड़ेगा, फिर 6 माह के लिए लगेगा, फिर हमें भेजना पड़ेगा संसद में, फिर 6 माह के लिए लगेगा। तो ऐसा ये अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। देखिए इसका जो प्रभाव है क्या पड़ेगा, देखिए केंद्र राज्य संबंधों पर पड़ेगा, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल पर पड़ेगा और मौलिक अधिकारों पर पड़ेगा। देखिए आइए देखते हैं डिटेल में। देखिए अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे। यानी कि जब 358 लग जाएगा तब जो ये हमारा अनुच्छेद 19 है स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अनुच्छेद 19 किसके क्या कहता है, ठीक है, किसका वर्णन करता है, ध्यान में रखिएगा। इसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से आपको मूल अधिकार पढ़ाया है। जब हमारा अनुच्छेद 359 लगता है, 359 लगता है, हमारा 359 लगता है, तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त, 20 और 21 के अतिरिक्त अन्य मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित प्रावधान है। यानी कि सब हट जाएंगे, केवल 20 और 21 रहेगा, 20 और 21 रहेगा। कई बार पूछा गया, आप ध्यान में रखिएगा। जब 58 लग जाएगा तो 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा, ठीक है। और अगर 59 लग जाएगा, 359 लग जाएगा, तो 20 और 21 को छोड़कर सब अधिकार क्या हो जाएंगे, निलंबन हो जाएंगे, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जब 358 तो 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा, आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आइए राष्ट्रपति शासन। देखिए अब तक 100 से अधिक बार लागू किया गया, कितनी बार, अब तक 100 से अधिक बार लागू किया गया है। देखिए इसका लगाने का अधिकार क्या है, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो। यानी कि अनुच्छेद 356 से 365 के बीच जो उल्लेख किसका किया गया है, राष्ट्रपति शासन का किया गया, आप ध्यान में रखिएगा। इसका क्या है, उद्घोषणा के 2 माह के भीतर, इसमें याद रखिएगा, इसमें 1 माह के भीतर था राष्ट्रपति, जो राष्ट्रीय आपातकाल था ये 1 माह के भीतर है, लेकिन जो राष्ट्रपति शासन था ये 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। और अनुमोदन पश्चात 6 माह तक तथा जारी प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से अधिकतम 3 साल तक बढ़ाई जा सकती था। देखिए जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल था ये हमारे अनंत काल तक था, लेकिन जो ये राष्ट्रपति शासन था ये इसको अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं, 3 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन हर 6 महीने में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अनुमोदन देना पड़ेगा, ठीक है, अनुमोदन करना पड़ेगा।
देखिए इसका प्रभाव क्या है, जितना भी है कि राज्य सरकार की जो बागडोर है राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है, राज्यपाल प्रतिनिधि केंद्र तथा केंद्र द्वारा राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, केंद्र द्वारा राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आइए वित्तीय आपातकाल। देखिए अब तक इसका एक भी बार प्रयोग नहीं किया गया है, आप ध्यान में रखिएगा। देखिए इसका आधार क्या है लगाने का, राष्ट्रपति यदि संतुष्ट हो, यानी कि उसको अगर ये संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि भारत या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खतरे में, क्या है कि अगर राष्ट्रपति ये संतुष्ट है, राष्ट्रपति को अगर ये लगे कि जो भारत है या उसके किसी क्षेत्र में वित्तीय स्थिति खतरे में है, तब हमारा वित्तीय आपातकाल लगाए जाते हैं। इसका है 360 अनुच्छेद में वर्णन किया गया, आप ध्यान में रखिए, कई बार पूछा गया। वित्तीय आपातकाल 360 है। देखिए इसमें क्या, इसमें भी क्या है, उद्घोषणा तिथि से 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। स्वीकृति पश्चात अनिश्चित काल के लिए लागू, अगर स्वीकृति मिल जाती है तो अनिश्चित काल के लिए लागू हो जाती है। इसका देखिए प्रभाव क्या पड़ता है, राष्ट्रपति द्वारा वेतन भत्तों में कटौती का निर्देश दिया जाता है और राज्यों के सभी वित्तीय मामलों में केंद्र का नियंत्रण हो जाएगा, अगर हो जाएगा इसका ये प्रभाव पड़ता है। देखिए नोट है क्या है, देखिए अभी तक अनुच्छेद 352 क्या है, ये राष्ट्रीय आपातकाल है के तहत आपातकाल वर्ष 1962, 1971, 1975 में 3 बार लागू किया गया, आप ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 355 क्या कहता है, के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि वह आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करिए। किसमें कहता है, अनुच्छेद 355 कहता है, क्या कहता है कि संघ का यह कर्तव्य है कि जो है बहाकमर हो, जो है आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य, आंतरिक अशांति मतलब वही है हमारा सशस्त्र विद्रोह से प्रत्येक राज्य की रक्षा करो और राज्य की सरकार के संविधान को बंदों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करें। ये 355 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वित्त आयोग। देखिए इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो वित्त आयोग, सबसे पहले याद रखें, जो वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है, आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए इसका जो प्रावधान क्या है, देखिए इसका जो कौन करता है निर्वाचन, राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। देखिए राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर या आवश्यकता अनुसार उससे पहले एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। क्या है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। कौन करता है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान, कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक वित्त आयोग। देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए कुछ टॉपिक होते हैं जिनसे क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। सबसे पहले आप ये याद रखिएगा, वित्त आयोग का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है, कई बार पूछा गया है, आप ध्यान में रखिएगा। देखिए इसका जो प्रावधान है क्या है, राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर या आवश्यकता अनुसार उससे पहले एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, आप ध्यान में रखिएगा। इसका जो कार्य क्या है वित्त आयोग का, संघ और राज्यों के मध्य करों के शुद्ध आगमों का वितरण करना, यानी क्या है, संघ और राज्यों के मध्य करों का शुद्ध आगमों का वितरण करना। और देखिए अन्य कार्य क्या है, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों में स्थानीय निकायों, कौन से स्थानीय निकाय हों, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं, ये अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, क्या करते हैं, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों में स्थानीय निकायों के संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए उपाय करते, कौन करते हैं, वित्त आयोग। नेक्स्ट क्या है, सुदृढ़ वित्त के हित में अन्य कोई विषय है जो राष्ट्रपति आयोग को निर्दिष्ट करे, ये कि भी किसका है, वित्त आयोग से संबंधित है, आप ध्यान में रखिएगा। और आइए हम लोग वित्त आयोग के बारे में जानते हैं। देखिए वित्त आयोग में जो मेंबर होते हैं हमारे 5 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं, 5 मेंबर होते हैं, जिनमें से क्या होते हैं, एक जो हमारे होते हैं चेयरमैन होते हैं और 4 अदर मेंबर होते हैं, आप ध्यान में, बस आप वित्त आयोग के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं गैर संवैधानिक आयोग। देखिए इसमें क्या है, कुछ महत्वपूर्ण गैर संवैधानिक आयोग है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, योजना आयोग और नीति आयोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान में रखिएगा।
देखिए इसमें उतना ही दिया गया है जितना आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका परिचय क्या है, कई बार पूछा गया है। जो योजना आयोग है ये क्या है, ये है संविधान निर्माता संस्था है और परामर्शदात्री संस्था है। इसका जो गठन है किसके द्वारा किया गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा इसका गठन किया गया है। गठन तिथि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, 15 मार्च 1950 से आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके जो पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री होते हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा थे। इनका जो मुख्य कार्य क्या था, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। देखिए अब योजना आयोग के जो जगह कौन ले लिया है, नीति आयोग। कब ले लिए है, 1 जनवरी 2015 से हमारा क्या आया है, नीति आयोग। देखिए योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था नीति आयोग का गठन किया गया है। नीति का पूरा नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आप ध्यान में रखिएगा। इसके भी पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष का दर्जा है किसको दिया जाता है, देखिए भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक होते हैं। कौन होते हैं, देखिए इसमें जो भी होते हैं मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री व केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक होते हैं। इसका जो विशेष क्या है, सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि जो नीति आयोग है ये योजना आयोग से बेहतर है, आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब हुई है, 1952 में किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। इसका जो कार्य है क्या है, योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित करने के साथ साथ समय समय पर योजनाओं का मूल्यांकन करती थी। यानी कि इनका जो कार्य है, राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या करते हैं, ये योजनाओं के जो कार्य हो रहे हैं अंतिम रूप से अनुमोदित करने के साथ साथ समय समय पर योजनाओं का जो मूल्यांकन करती थी, ये क्या है, एनडीसी ही करती है, आप ध्यान में रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करूँगी।